क्विक आईएएस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 भी पीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा सभी सब्जेक्ट के मैराथन क्लास शुरू कर दी गई है जो रिवीजन क्लास होगी। हम लोग आज जो है ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने प्राचीन भारतीय इतिहास एंशिएंट इंडिया का करा दिया है, वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। और ये सेकंड क्लास है, सेकंड पार्ट है हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का। इसी तरह के मेडुअल और मॉडर्न सारे के रिवीजन क्लास में आपको डालूंगा, आप लोग उसको जरूर अच्छे से देखिएगा। यहीं से सबसे क्वेश्चन आएंगे और ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल आने वाले क्वेश्चन होते हैं, मैंने उन्हीं क्वेश्चन को चुना है जो बार बार एग्जाम में आते हैं। वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं मैराथन क्लास की ओर। नेक्स्ट है महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या महावीर और बुद्ध दोनों लोग समकालीन थे? बिल्कुल समकालीन थे। और इन दोनों लोगों ने उपदेश दिया था किसके समय में? तो मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। और यह भी याद रखिएगा कि बिंबिसार के जो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, जिनके पुत्र का नाम अजातशत्रु था, ये इनके मित्र भी थे। तो महावीर और बुद्ध दोनों किसके मित्र थे? बिंबिसार के थे। और दोनों लोगों के समय में ये जो है इन्होंने अपना उपदेश दिया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? ये क्वेश्चन बीपीएससी में ही पूछा गया है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। और बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीन रत्न होते हैं। इनको बार बार याद रखिएगा। कभी कभी इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो वहाँ पर हमसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको वहाँ पर वो दे देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन हैं? तो श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेत लोग जो श्वेतांबर होते हैं वो श्वेत कपड़ा पहनते हैं और दिगंबर जो होते हैं वो नग्न अवस्था में रहते हैं। और जैन धर्म के दो संप्रदाय कब बटे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में जब जैन संगीति हुई थी पहली, तब दो भागों में बट गए, श्वेतांबर और दिगंबर। अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए श्वेतांबर के संस्थापक कौन हैं? तो श्वेतांबर के संस्थापक कौन हैं? स्थूल भद्र हैं। ये याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और स्थूल भद्र कौन थे? ये भद्रबाहु के शिष्य थे, ठीक है। तो इन्होंने ही श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना की है। नेक्स्ट है दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु थे, जो नग्न अवस्था में रहते थे। और भद्रबाहु ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में परिवर्तित किया था, जिस कारण जैन धर्म को ग्रहण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कहाँ मिलता है? कल्पसूत्र में मिलता है, ठीक है। तो जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे उनके जीवनी की जानकारी हमें कल्पसूत्र से मिलती है। और कल्पसूत्र की रचना किसने किया था? भद्रबाहु ने किया था। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि बार बार एग्जाम में आते हैं, तो इनको हमें गलत नहीं करना है। नेक्स्ट है कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो गलत हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन के कारण। तो इसको बार बार देखे रहेंगे तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। तो जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहा जाता है। इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कब? तो पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। 300 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। स्थूल भद्र ही उसकी अध्यक्ष थे, ये भी याद रखिएगा। और राजा कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैन और बौद्ध धर्म की संगीतियों से क्वेश्चन बार बार आते हैं। दूसरी जैन सभा 512, ये आपको ये याद रखना है, 512 ईस्वी में हुई थी। बल्लभी कहाँ है? गुजरात में। और देवाधि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी, जब बल्लभी गुजरात में हुई थी, ठीक है। तो ये दो संगीतियां हुई हैं जैन, ये दोनों आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन थे? तो मक्खली गोसाल। इनका सिद्धांत क्या कहता है कि अगर ऋण लेकर के अगर घी पीना पड़े तब भी आप करिए ऐसा, शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए। और आजीवक संप्रदाय को किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार था, उसी ने आजीवक पंथ को अपनाया था। और आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण अशोक और उसके पुत्र दशरथ ने कराया था, याद रखना। भागवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भगवान कृष्ण थे, ये याद रखना, ठीक है।
नेक्स्ट है श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई है किसमें? संस्कृत में लिखी गई है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब होता है? अलवार संतों के द्वारा। जो अलवार संत अगर कभी यह जाए तो याद रखिएगा वो भक्ति आंदोलन की शुरुआत किए थे, और अलवार संत को कहते हैं वैष्णव। वैष्णव लोगों को अलवार संत कहा जाता है। सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ है? 9वीं शताब्दी में हुआ है। सूफी मत, जिसे हमारे यहाँ सूफी आंदोलन कहा जाता था। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म मक्का में हुआ था, 570 ईस्वी में हुआ था मक्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो 610 ईस्वी में हुई थी। हीरा नामक गुफा में हुआ था, ठीक है, सऊदी अरब में। नेक्स्ट है हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई, शक संवत की शुरुआत कब हुई, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? तो 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत होती है। और क्यों होती है आप ये देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसी समय जो है मोहम्मद साहब ने यहीं से जो है ये अपना मक्का से मदीना की ओर प्रस्थान किए थे, तो उसी की याद में जो है मनाया जाता है, ठीक है, हिजरी संवत। नेक्स्ट है मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो 632 ईस्वी में हुई थी, मदीना में हुई थी, क्योंकि वो मक्का छोड़ के मदीना चले आए थे। और उसके बाद उनके जो उत्तराधिकारी हुए इन्हीं को खलीफा कहा जाता था। तो याद रखिएगा खलीफा किससे कहते हैं? तो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को कहा जाता है। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? कुरान, ठीक है, ये सबको पता है। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह, ठीक है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है? बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 4 ईसा पूर्व में हुआ था, बेथलेहम में हुआ था, ठीक है, ये जगह का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था कब? 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोर्टियस ने चढ़ाया था, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पैगंबर जरथुस्त्र थे, ये याद रखिएगा। और पारसियों का देश कौन था? तो ईरान था, ठीक है, लेकिन वहाँ पर बाद में जो है इस्लाम धर्म स्थापित हो गया, तो ये लोग अलग अलग देशों में जाकर के बस गए। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन है? तो जैद अवेस्ता है, ये याद रखिएगा। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। लेकिन सबसे पहले किस में मिलती है अगर पूछा जाए तो ये भगवती सूत्र में मिलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अवंती और अंग की राजधानी क्या थी? 16 महाजनपदों में सबकी राजधानी भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। और अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। और उज्जैन जो है आज वर्तमान जो है वही अवंती राज्य था। और जो भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र है वहाँ पर अंग महाजनपद था, तो यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौशल। कौशल और मल्ल की राजधानी क्या थी? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, तो हमें ये सब बिल्कुल याद कर लेना है। वश की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। और सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। और गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, ठीक है। इसको बस एक बार दो बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? तो बृहद्रथ वंश था। वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है, ठीक है। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो गिरिवज्र या राजगिरे, यही मगध की पहली राजधानी थी। और मगध से ही भारत में राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। और मगध महाजनपद गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था, याद रखिएगा। इसीलिए मगध सबसे शक्तिशाली क्यों था? क्योंकि एक तरफ है आपका सोन नदी, एक तरफ है आपकी गंगा, तो दो तरफ से इस पर आक्रमण नहीं किया जा सकता है मगध राज पर। और मगध राज के दक्षिण क्षेत्र में पहाड़ियाँ थीं, तो पहाड़ियों से भी आक्रमण नहीं किया जा सकता था। और पहाड़ियों में लोहा पाया जाता था, जिससे हथियार बनाना भी आसान था। तो मगध राज के उत्कर्ष के पीछे जो है उस बिहार की भौगोलिक की स्थिति बहुत बड़ी जिम्मेदार थी, इसीलिए मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। कभी कभी बच्चे बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसको अच्छे से देख लेना। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया था, तो याद रखिएगा बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने करके, और ये हर्यक वंश का राजा बना था। अजातशत्रु को कुणिक की हत्या किसने की थी? तो उसके पुत्र उदयन ने की थी, याद रखिएगा। और उदयन ने ही
याद रखिएगा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं बार बार एग्जाम में आते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। आसान क्वेश्चन गलत होता है तो हमेशा हम बाहर हो रहेंगे कंपटीशन से। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन नदी के संगम पे, अभी मैंने आपको बताया। इसको बस देखते रहना है, याद कर लेना है। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक था, ठीक है, ये याद रखना। और शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था और इसी ने नागदशक की हत्या करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद था, ये याद रखिएगा। और ये पहला शूद्र सम्राट था, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। और कहा जाता है इसी के समय में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। भारत पर प्रथम आक्रमण किसका हुआ था? अगर पूछा जाए आपसे कि भारत पर प्रथम आक्रमण किस विदेशी का हुआ था, तो वो ईरानियों का हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और हमारे यहाँ सबसे अधिक आक्रमण किधर से हुए हैं, तो एक मैप के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। ये आपका पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है, इसको मैं अलग मैप से समझा देते हैं आपको, ठीक है। आपका ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, इधर से ही सारे आक्रमण हुए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इधर दो दर्रे थे, एक खैबर दर्रा, एक बेलन दर्रा, और इधर से ही सारे आक्रमण हुए हैं। तो भारत पर पहला आक्रमण किसी का अगर हुआ है, कोई देश का, तो ईरानियों का हुआ है और राजा का नाम था दारा प्रथम, ठीक है। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति किसकी है? पाणिनि की है। यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किसने किया था? डेरियस प्रथम द्वारा किया गया था 516 ईसा पूर्व में, ठीक है। पहला सफल आक्रमण इसी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? तो ये सिकंदर था, जो 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था। और सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो 356 ईसा पूर्व में हुआ था, ये बात याद रखना। कभी कभी ये सब क्वेश्चन भी आ जाते हैं। घनानंद समकालीन था किसके? सिकंदर के। जिस समय सिकंदर ने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण किया था, उस समय मगध का राजा घनानंद ही था, याद रखिएगा। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी और कब हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व में हुई थी, बेबीलोन में हुई थी। अब आपसे पूछा जाएगा बेबीलोन कहाँ है? तो बेबीलोन इराक में है। यहीं पर प्यास के कारण सिकंदर की मृत्यु हो गई थी, ये याद रखिएगा। सेलुकस निकेटर था कौन? तो सिकंदर का सेनापति था। और जब सिकंदर वापस चला गया तो भारतीय प्रदेशों का राजा किसको बनाया था? सेलुकस निकेटर को, जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध था, आक्रमण होता है। सिकंदर के गुरु अरस्तु का घोड़ा का क्या नाम था? बुकाफेला, याद रखिएगा। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे और सिकंदर के घोड़े का नाम था बुकाफेला, ठीक है। और इसी बुकाफेला के नाम पर उसने जो है पोरस को हराने के बाद, हाइडेस्पीच की युद्ध के बाद, जिसे हम बिस्तस्ता या झेलम का युद्ध कहते हैं, उसी के बाद उसने जो है ये नगर स्थापित किया था। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध जो हुआ था उसे हाइडेस्पीच युद्ध या झेलम का युद्ध या बितस्ता का युद्ध कहते हैं, ये भी याद रखेगा। 326 ईसा पूर्व में ये हुआ था। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या थी? पर्ण। अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्य काल में जो मुद्रा चलती थी उसका नाम क्या था, तो उसे पर्ण कहते थे, याद रखना। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। सुदर्शन झील से भारत के 4 राजाओं के नाम जुड़े हुए हैं, जिसमें अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, इन्होंने भी अपने अपने समय में जो है सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। और सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी कहाँ से मिलती है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से ली थी। और भद्रबाहु ये जो है दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे और इन्होंने ही जो है जैन धर्म में दीक्षित किया था किसे? चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री कौन थे? चाणक्य थे। तो चंद्रगुप्त के 2 गुरु थे, एक थे भद्रबाहु और एक थे चाणक्य। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम चाणक्य को जानते हैं लेकिन इनको नहीं जानते हैं। चाणक्य के अन्य नाम क्या हैं? विष्णुगुप्त, और इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक जो थी उसका संबंध किससे है? राजनीति से है। और यह भी याद रखिएगा कि कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है इसमें 4000 श्लोक हैं, 180 प्रकरण हैं और 15 अध्याय में ये बटा हुआ है, ठीक है। इसमें 4000 श्लोक पाए जाते हैं।
भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? विशाख दत्त, और इससे हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो मेगास्थनीज था, और इसकी पुस्तिका का नाम है इंडिका, और इसी ने जो है बताया था कि जो है पाटलिपुत्र का प्रशासन की जानकारी दिया, और साथ में ये भी बताया था कि मौर्य काल में समाज 7 वर्गों में विभाजित है। ये मेगास्थनीज ने ही बताया था। मेगास्थनीज था कौन? तो सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट है, सेलुकस को पराजित किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, और कब किया था? 305 ईसा पूर्व में। हम ये तो याद रख लेते हैं, लेकिन हम डेट भूल जाते हैं, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई थी और कहाँ पर हुई थी? तो याद रखिएगा, श्रवण बेलगोला में हुई थी, कर्नाटक में, उपवास के द्वारा, और 298 ईसा पूर्व में। ये उपवास क्या होता, कैसे मर गए, मतलब इनकी डेथ कैसे हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब जैन धर्म को अपनाया, तो जैन धर्म में एक नियम होता है संलेखना पद्धति। उपवास के द्वारा शरीर को त्याग देना, इसी को संलेखना कहा जाता है, और इसी पद्धति के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जाकर के इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा, विशाल प्रतिमा को बनवाया किसने था? चामुंड राय ने बनवाया था 933 ईस्वी में। आप ये देख सकते हैं मैप में कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति, और यहाँ पर हर 12 वर्ष में महामस्ताभिषेक का आयोजन भी किया जाता है, ये भी याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था, और अमित घात के रूप में किसे जाना जाता है? बिंदुसार को ही जाना जाता है, और बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। डाइमेकस भारत कब आया था? बिंदुसार के समय में आया था, ये भी याद रखिएगा कि डाइमेकस किसके समय में आया था? तो बिंदुसार समय में आया था, और कहाँ से आया था? सीरिया से आया था, ये भी याद रखिएगा। बिंदुसार अनुयायी किसका था? आजीवक संप्रदाय का था, ये भी मैंने आपको ऊपर बताया, याद रखिएगा। बिंदुसार का पुत्र उत्तराधिकारी अशोक था, ठीक है। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 269 ईसा पूर्व में बैठा था मगध की गद्दी पर, और कहा जाता है इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजा बना था। अशोक ने धम्म कब स्वीकार किया? कलिंग युद्ध के बाद, 261 ईसा पूर्व के बाद अशोक ने जो है धम्म को स्वीकार किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, किसे? तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इन्होंने कहाँ भेजा था? धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका। ये भी आपसे पूछा जाएगा और पूछा गया है। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किसने किया? अशोक ने, ठीक है। अशोक के आप ये शिलालेख देख सकते हैं मैप में। अशोक ने शिलालेख स्थापित किया था, और उस पत्थर पे लिखा गया था। अशोक ने अपने सारे आदेश उसी पत्थर पर लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कैसी थी? तो प्राकृत भाषा थी अशोक के। खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो ये याद रखिएगा, दाएं से बाएं इस तरह लिखी जाती थी, याद रखिए, जैसे आज उर्दू लिखा जाता है, ठीक है। तो अशोक के जो अभिलेख थे वो 4 लिपियों में थे, ये भी याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में, आरमाइक और यूनानी लिपियों में, ठीक है। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ब्राह्मी लिपि लिखी जाती थी कैसे? तो ये बाएं से दाएं, जैसे हम लोग लिखते हैं देवनागरी, इसी से इसका देवनागरी का विकास हुआ है। यहाँ 2-3 क्वेश्चन समझना पड़ेगा। जैसे पहला है, अगर पूछा जाए आपसे कि अशोक के अभिलेख जिनकी संख्या 14 है की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो टी फेल थेलर ने किया था 1750 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ा किसने, तब जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है 1837 ईस्वी में, ये याद रखना। एक क्वेश्चन है, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन है? 7वां है, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ कौन सा है? लेख कौन है? रोमनदेई, ये नेपाल में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट है, अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है? तो अशोक का नाम अशोक जो है, अशोक के, याद रखिएगा, अशोक के अभिलेखों में अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी मिलता है। लेकिन अशोक के 4 अभिलेख ऐसे हैं जिसमें अशोक के नाम अशोक मिलते हैं, जिसमें एक मास्की है आंध्र प्रदेश में, एक गुर्जरा है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में, एक उद्देगोलम है, एक नेत्तूर है। 4 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक के नाम अशोक मिलते हैं।
अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, यह किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? भाभू बैराट शिलालेख से मिलती है, राजस्थान के जयपुर में पाया गया, इसमें स्वयं अशोक ने लिखा है कि मैं मगध का सम्राट था। कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आगे भी आता रहेगा। तो ये सारे क्वेश्चन आम क्वेश्चन है, ये गलती नहीं होना चाहिए आपसे, ठीक है। अगर आप एक सरल क्वेश्चन अगर ये आ जाए कभी गलत ना हो, ये याद रखना। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है, का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। आप इस सांची स्तंभ को देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है भरहुत स्तूप, ये अशोक कालीन है और ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। श्रीनगर, जो आज वर्तमान में श्रीनगर है, इसकी स्थापना किसने कराई थी? अशोक ने कराई थी, ये भी याद रखना। तो अशोक के सारे काम को याद रखना बहुत जरूरी है। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो 232 ईसा पूर्व में हुई थी। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। इसी की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? अभी मैंने बताया, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और शुंग शासकों की राजधानी क्या थी? विदिशा थी। ये मध्य प्रदेश का विदिशा थी, मगध नहीं था, ये बात याद रखना, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। कितने? 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था और इसको ब्राह्मण धर्म का पुनर्स्थापक भी माना जाता है पुष्यमित्र शुंग को। महाभाष्य के रचयिता कौन है? तो पतंजलि हैं और ये जो है पुष्यमित्र शुंग के गुरु थे, ठीक है। नेक्स्ट है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, ये भी याद रखना, कभी कभी अंतिम शासक भी पूछा जाता है। कौरव वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। और कौरव वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। इसी की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। आंध्र सातवाहन कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था, इसी सुशर्मा की हत्या करके। सातवाहन वंश जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में थी, का महानतम शासक कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी था। और इसी ने जो है उत्तर से दक्षिण भारत तक सातवाहन राज्य की स्थापना की थी। सीसा का सिक्का चलवाया था किसने? सातवाहनों ने। भारत के इतिहास में अगर पूछा जाए कि भारत के इतिहास में सीसे के सिक्के किन राजाओं ने चलवाए थे, तो ये सातवाहनों ने चलवाए थे, इसको याद रखना। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? सातवाहनों ने की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत किसने किया? सातवाहनों ने। लेकिन भूमि दान ब्राह्मणों को सबसे अधिक भूमि किस काल में दिया गया? तो गुप्त काल में दिया गया है, ये भी याद रखना। सातवाहनों की भाषा लिपि कैसी थी? तो उनकी भी भाषा प्राकृत और ब्राह्मी लिपि थी। हाथी गुम्फा अभिलेख किसने उत्कीर्ण कराया था? कलिंग नरेश खारबेल ने कराया था, ये बात याद रखना। और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। आप ये मैप के थ्रू दे सकते हैं मैप में कि हाथी गुम्फा अभिलेख बिल्कुल हाथी के आकार का बना है, चट्टान को काट के उसी पर हाथी गुम्फा अभिलेख लिखा गया है। और ये भी याद रखना, इसी अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है पहली बार भारत को भारतवर्ष कहा गया है हाथी गुम्फा अभिलेख में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी कौन थे? हिंद यूनानी थे, शक, पहलो और कुषाण थे। इनका क्रम आपको याद रखना है, पहले हिंद आए यूनानी, फिर शक आए, फिर पहलो आए और फिर कुषाण आए। तो ये सब बारी बारी से आक्रमण किए और इन चारों का क्रम अच्छे से याद रखना। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी कौन किए हैं? हिंद यूनानी राजाओं ने किया था, भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखना कि भारत में सोने सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे। भारत आने वाला प्रथम यवन राजा कौन था? तो ये था आपका डेमेट्रियस प्रथम था, याद रखिएगा। प्रमुख हिंद यूनानी शासक कौन थे? मिनांडर था। और मिनांडर जो है इसी को भारत के इतिहास में मिलिंद कहा जाता था। मिनांडर को हराया किसने था? यूनानी शासक था। और मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने हराया था, ये भी याद रखिएगा। मिलिंद पहनो ग्रंथ किसकी रचना है? नागसेन की है। यह क्वेश्चन आईएएस में, यूपीपीसीएस में और बीपीएससी तीनों में पूछा जा चुका है। 2023 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में। मिलिंद पहनो जानते क्या है? तो एक नागसेन बौद्ध भिक्षु थे और मिनांडर के बीच में वार्तालाप हुई, उसी वार्तालाप का उल्लेख मिलिंद पहनो में लिखा गया है। और इसमें मिलिंद कौन है? तो मिनांडर को ही मिलिंद कहा जाता है। यूनानियों के बाद भारत कौन आया था? शक आए थे।
तो यूनानियों के बाद भारत कौन आए थे? शक आए थे, ये याद रखना। और शक कहाँ से आए थे? तो ये चीन से के मंचूरियन प्रदेश से आए थे भारत में। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन। और रुद्रदामन का ही अभिलेख है जूनागढ़, जो भारत का संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है। रुद्रदामन की किस झील का, जो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कौन कराया था? रुद्रदामन ने। और आपको देखिए, मैंने आपको बताया भी कि संस्कृत में जारी किया गया पहला अभिलेख कौन था? जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, ये रुद्रदामन का है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कंडफिसेस था, ये याद रखना। और कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था। और इसके समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था। कनिष्क की पहली राजधानी कौन थी? पुरुषपुर, जिसे आज हम पेशावर कहते हैं, पुरुषपुर, ठीक है। और कनिष्क कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन थी? मथुरा थी। और मथुरा में ही मूर्ति कला की शुरुआत कुषाणों के समय में की गई। कनिष्क के दरबार में कौन कौन रहते थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कनिष्क के दरबार में नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र और चरक रहते थे। इन्होंने चरक संहिता लिखी। ये सारे बड़े बड़े विद्वान कनिष्क के दरबार में रहते थे। इनके बारे में अच्छे से याद रखना। यहीं सबसे क्वेश्चन आते हैं तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है। कांची के कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था नरसिंह वर्मन में, ठीक है। नरसिंह वर्मन ने इसको करवाया था। कांची का कैलाश मंदिर ये तमिलनाडु में है। और महाबलीपुरम के जो तटीय मंदिर, इसे शोर मंदिर कहते हैं, और ये भी तमिलनाडु में है। आप ये मैप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वातापी के चालुक्य का संस्थापक कौन थे? तो जय सिंह थे, ठीक है। संस्थापक बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातापी बादामी के चालुक्य राजधानी वातापी का महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। इसका ऐहोल अभिलेख है। ये भी याद रखिएगा कि वातापी या बादामी है कहाँ? ये कर्नाटक में है, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, पुलकेशिन से संबंधित जानकारी मिलती है कहाँ से? तो ऐहोल अभिलेख से मिलती है। और ऐहोल अभिलेख किसने लिखा था? रवि कीर्ति ने लिखा था। यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है, पुलकेशिन द्वितीय को हराया किसने था? तो नरसिंह वर्मन ने हराया था। और पुलकेशिन द्वितीय ने और किसको हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया था। ये बात याद रखना, ठीक है। तो हर्षवर्धन को इसने हराया था, लेकिन इसको किसने हराया? नरसिंह वर्मन ने। बेगी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? विष्णुगुप्त, ठीक है। ये बेगी के। और होयसल वंश कहाँ था? आंध्र प्रदेश में। और बेगी कर्नाटक में थे, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। होयसल वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है, संस्थापक को मिलाने को आ सकता है। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र थी, ये भी याद रखना। और द्वार समुद्र का अन्य नाम क्या है? हलेबिड नाम है। कर्नाटक में आज इसकी पहचान इसी से की जाती है। नेक्स्ट है, होयसल वंश अंतिम शासक कौन था? बलाल था। ये क्वेश्चन आया हुआ, इसीलिए मैंने इसको मेंशन किया है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था, ये भी याद रखना, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? मानेकखेड़ थी। और राष्ट्रकूट लोग महाराष्ट्र के क्षेत्र में शासन करते थे। और एलोरा और एलिफेंटा की गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट राजाओं ने किया है। ये बात याद रखना कि राष्ट्रकूट राजाओं ने ही जो है एलोरा और एलिफेंटा की गुफा का निर्माण किया है, ठीक है। अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ पर हैं? ये महाराष्ट्र में हैं, याद रखिएगा। और ये दोनों वहाँ के जो है किस जिले में हैं? तो ये उस समय जो जिला था उसका नाम था औरंगाबाद जिला, लेकिन आज उसे हम कहते हैं संभाजी महाराज जिला। और उसी में ये स्थित है अजंता और एलोरा दोनों। आप ये मैप देख सकते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का निर्माण करवाया था किसने? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। तो कैलाश मंदिर याद रखना, ये कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा में कराया गया था। और ये मंदिर आप देख सकते हैं, ये एक ही पहाड़ को काट के बनाया गया है ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। एलोरा में है, कैलाश मंदिर है, और ये कृष्ण ने बनवाया था, राष्ट्रकूट राजा ने। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण द्वितीय था। और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप ने की थी, राजधानी मानेकखेड़ थी। कल्याणी कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है, ये भी याद रखना। चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। दक्षिण भारत के राजवंश जरूर देख के जाना, वहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है। विजयालय की राजधानी क्या थी? तंजौर या तंजावुर थी, तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट है, चोल वंश का प्रमुख शासक कौन था?
राजराज था, ये याद रखना। और तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण जो शिव मंदिर है किसने कराया था? राजराज प्रथम ने कराया था। आप ये मंदिर को देख सकते हैं कि ये मंदिर जो है कितना बड़ा मंदिर है, इसे भारत का सबसे बड़ा मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नटराज की कांस्य मूर्ति किस काल से संबंधित है? तो नटराज की कांस्य मूर्ति चोल काल से संबंधित है। आप ये मैप में देख सकते हैं नटराज को, ये भगवान शिव की मूर्ति है वैसे। नेक्स्ट है मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था, तो चोल काल के शासनकाल में। और विमान याद रखिएगा, जो मंडप होता है इसी को विमान कहा जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है गंगे कोट चोल कहा जाता था किसे? तो राजेंद्र को, राजराज प्रथम का पुत्र था ये चोल वंश में, इसे गंगे कोट चोल कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इसने जो है उत्तर भारत पर आक्रमण करके गंगा नदी पर अधिकार किया था गंगा घाटी से, और यहाँ से गंगा जल अपने साथ ले गया था, और इसके पिता का यह सपना था आक्रमण करके जीतने का, तो इसीलिए उसने गंगे कोट चोल की उपाधि लिया था। किसने? राजेंद्र ने। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था, और ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज पर इसने आक्रमण इस वंश से जुड़ा हुआ है, तो याद रखना धर्मपाल ने किया था। तो बिहार और बंगाल में वंश था, तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पाल वंश का प्रतापी शासक कौन था? धर्मपाल था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना भागलपुर में है, इसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था, ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? मदनपाल था। कभी कभी अंतिम शासक और पहला शासक भी एग्जाम में पूछ देते हैं। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करवाने वाला प्रथम राजवंश कौन था? सेन वंश है। संस्कृत में प्राकृत भाषा में अभिलेख मिलेंगे, लेकिन हिंदी में पहली बार अभिलेख कौन लिखवाया है? सेन वंश के राजाओं ने लिखवाया है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? लक्ष्मण सेन था। और ये सबसे का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन थे, याद रखना। और इसी ने हिंदी में अभिलेख लिखवाया था। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान कौन थे? जयदेव थे, ये भी क्वेश्चन आया है। और इन्होंने गीत गोविंद लिखा था जयदेव ने। ये किताब कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन याद रखना। और ये किसके दरबार में थे, ये भी पूछा जाता है। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो ये कल्हड़ थे, ये भी याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी किससे मिलती है? तो कल्हड़ के राज तरंगणी से मिलती है, ये याद रखना। इससे हमें कश्मीर की जानकारी मिलती है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम था, ये क्वेश्चन याद रखना। ये की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज में। दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था? तोमर अनंगपाल ने किया था, ये बात याद रखना। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली के संस्थापक कौन था। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला गया था, किसके द्वारा? तो ये मोहम्मद गौरी के द्वारा चंदावर के युद्ध में हराया गया था जयचंद को, जो कन्नौज का राजा था। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव थे, ये याद रखना। और चौहान वंश का अंतिम शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, जिसे हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन था? चंद्रबरदाई था। और इसने जो है पृथ्वीराज चौहान का इतिहास लिखा था पृथ्वीराज रासो के नाम से, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 ईस्वी में, किस युद्ध में? तराइन के पहले युद्ध में। और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को, और भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हो गई थी यहीं से, ठीक है। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ननुक था, यह क्वेश्चन आईएएस में भी आया है। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल राजाओं ने करवाया था, और राजा का नाम था धंग, ये भी याद रखिएगा। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और चंदेल राजाओं ने यहाँ मंदिर बनवाया है, कंदरिया महादेव मंदिर, आप मैप पे देख सकते हैं। और कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? धंग ने बनवाया था। तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया है। चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? यशोवर्मन था, ये भी याद रखना। और चंदेल वंश का आखिरी शासक था परमल, ये भी याद रखना, ठीक है। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। तो मैंने इस वीडियो में सारे संस्थापक को मेंशन जरूर किया है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक कौन थे? भीम प्रथम थे, यह भी याद रखना। और भीम प्रथम ने ही के समय में महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था सोमनाथ के मंदिर पर, भीम प्रथम के समय में ही
याद रखना, ठीक है। और महमूद गजनबी के साथ ही अल-बरूनी आया था। नेक्स्ट है दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। और यहाँ आप ये मंदिर देख सकते हैं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये राजस्थान में अरावली की पहाड़ी के ऊपर माउंट आबू पर स्थित है। नेक्स्ट है मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ को किसने लगवाया था? राणा कुंभा ने लगवाया था 1448 ईस्वी में। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये 150 प्लस क्वेश्चन है, 170 क्वेश्चन है जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। एंशियंट हिस्ट्री के लगभग मैंने सारे क्वेश्चन मेंशन किए हैं। एक वीडियो भी और डालूंगा मैं, इसमें सारे क्वेश्चन को मेंशन करूंगा, सारे मंदिर कौन कौन से मंदिर किस काल में बने हैं सब कुछ बता दूंगा मैंने इसमें वीडियो में, अगले वीडियो में। तो आप पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट करके उसको पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।